आइए बच्चों, हम लोग आज कक्षा 12 का पहला पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने ही हैं। बच्चों, पहला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में बार बार आता है। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बीजांड, उसके बाद बीजांड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं और उनका नामांकन कर लेते हैं। सबसे ऊपर निभाग, बीच में भ्रूणकोश और ये जो संरचनाएं हैं अध्यावरण, और यहाँ पर बीजांड द्वार है, नीचे बीजांड वृंत। तो इस नामांकन करने के बाद कैसे हम बीजांड की संरचना का वर्णन करेंगे, तो आप बताएंगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत के द्वारा बीजांड सन से जुड़ी होती है। बीजांड एक पुष्प की छोटी सी संरचना है जो बीजांड सन के द्वारा या बीजांड वृंत के द्वारा बीजांड सन से जुड़ी होती है। बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे निभाग कहते हैं। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे निभाग कहते हैं। बीजांड एक या दो आवरणों से ढका होता है या घिरा होता है। ये बीजांड एक या दो आवरणों से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। बीजांड एक या दो आवरणों से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण के नीचे एक छोटी सी संरचना होती है। अध्यावरण के नीचे एक छोटी संरचना यानी छिद्र पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड के ठीक विपरीत निभाग पाया जाता है। इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग पाया जाता है। बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। एक भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। बच्चों, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन, यानी किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं हम चित्र के माध्यम से। यहाँ पर कोश का चित्र है, यहाँ पर अंडाशय यानी जायांग का चित्र है। तो किसे कहेंगे लघु बीजाणु जनन, किसे कहेंगे दीर्घ बीजाणु जनन। तो बच्चों, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? परागकोश के जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, परागकोश के जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ परागकोश है, इसकी जननिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा उपकला कोशिकाओं से ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों के निर्माण को हम आप लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं? अंडाशय की जननिक उपकला कोशिकाओं से, अंडाशय की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बीजांड के निर्माण को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन परागकोश में होता है और दीर्घ बीजाणु जनन अंडाशय में होता है। अंडाशय की जननिक उपकला कोशिकाओं के द्वारा जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बीजांड के बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं।
यानी जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जैसे एग्जाम्पल है नींबू, संतरा, सरसों, प्याज, अनानास, ये सब फलों में, पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बच्चों चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। आप इसको गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आपको पूरा जायांग बनाकर दिखाया गया है और जायांग में आप पहले ही जानते हैं कि 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र लसलसा होता है, जब परागकोश परिपक्व होता है और फट जाता है तो उसके छोटे छोटे परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं और अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि इन परागकणों में 2 केंद्रक होते हैं। आइए जानते हैं, सामान्यतः परागकणों में 2 केंद्रक होते हैं। प्राथमिक केंद्रक अंड कोशिका से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। परागकणों में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। प्राथमिक केंद्रक अंड कोशिका से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि द्वितीयक केंद्रक द्विध्रुवी कोशिका से मिलकर त्रिगुणित संरचना बनाता है। द्वितीयक केंद्रक द्विध्रुवी कोशिका से मिलकर त्रिगुणित संरचना बनाता है। इस प्रकार से जो परागकण के केंद्रक होते हैं वो अंड कोशिका से 2 बार मिलते हैं, इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं परागण किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वह क्रिया जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो जानते हैं कि स्वपरागण किसे कहेंगे या परपरागण किसे कहेंगे। स्वपरागण बच्चों, जब एक पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प का परागकण, जैसे कोई ये पुष्प है और इसका परागकण परागकोश से निकलकर, यहाँ पर परागकोश है, परागकोश से निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यहाँ वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। यानी फिर से समझ लीजिए, जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प है, उसका परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के, यानी उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेंगे उसे हम आप परपरागण कहते हैं।